भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी अन्नदाताओं की सरकार से शुरू हुई चर्चा की। बताएंगे ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के मतदान की। जानेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों है शिवराज से खफा और आखिर में बात देश के अर्थव्यवस्था के हालात की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। वीरशैव लिंगायतों पर येदियुरप्पा के दांव ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किलें। लिंगायतों को ओबीसी कोटे में लाने का रखा प्रस्ताव। संघ की नाराजगी के बाद सरकार ने प्रस्ताव को आगे बढ़ाने पर नहीं किया फैसला। दिल्ली के बाद गुजरात सरकार ने आरटीपीसीआर की जांच की दर की कम। 1500 रुपए की जगह अब 800 रुपए में होगी जांच। रेलगाड़ियों के संचालन पर स्वास्थ्य मुसीबत का बड़ा असर। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ विनोद कुमार यादव ने कहा, अभी भी 50% गाड़ियां ही पटरी पर लौटी। सरकार को मिली बड़ी राहत। नवंबर में भी जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के पार। 1,05,000 करोड़ रुपए हुआ जीएसटी कलेक्शन। बढ़त के साथ बंद हुआ सेंसेक्स 505 अंकों की तेजी के साथ 44,655 पर और निफ्टी 140 अंकों की तेजी के साथ 13,109 पर हुआ बंद। सिंघू बॉर्डर पर अन्नदाता 6 दिन से डटे हुए हैं। किसान अड़े हुए हैं कि सरकार ने जो कृषि कानून बनाया है उसे या तो वापस लिया जाए या फिर कानून में एमएसपी को शामिल किया जाए। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य अन्नदाताओं को मिलना ही चाहिए। दूसरी ओर मोदी सरकार कृषि कानूनों को अभी भी अन्नदाताओं के हक में ही बता रही है। अन्नदाताओं से बातचीत शुरू होने से पहले भी सरकार की ओर से संकेत साफ साफ मिल रहे थे कि कृषि कानून को वापस लेने का तो सवाल ही नहीं है। इन सब के बीच आज किसानों और सरकार के बीच बातचीत शुरू हो गई। 35 सदस्यीय किसानों का प्रतिनिधि मंडल विज्ञान भवन पहुंचा। इस चर्चा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, नरेंद्र तोमर भी शामिल हुए और इसी चर्चा को लेकर हमारे साथ जुड़े हैं राजीव जी। राजीव जी, स्वागत है आपका। राजीव जी, कृषि बिल को लेकर मामला फंस गया है। किसानों के साथ बातचीत तो शुरू हो गई है। पहले सरकार ने किसानों के बुराड़ी जाने की शर्त लगाई थी, लेकिन अब जो बातचीत हो रही है उसमें ये शर्त हटा ली गई है। बातचीत भी पहले 3 दिसंबर को होनी थी, लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि ठंड का मौसम है, इसीलिए 1 तारीख को ही बातचीत करने का फैसला हुआ। किसानों के साथ बातचीत क्या संकेत दे रही है? सरकार किसानों के आगे झुक गई है या उसकी ये कोई रणनीति है? देखिए दामिनी, पिछले 2 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है और खासकर हमने देखा कि अब तक पंजाब के किसान ज्यादा मुखर होकर तीनों नए कृषि कानूनों का विरोध करते आ रहे थे। लेकिन जब कई किसान संगठनों ने दिल्ली चलो का नारा बुलंद किया और 26-27 नवंबर को दिल्ली में धरना प्रदर्शन का ऐलान किया, तो केंद्र की मोदी सरकार ने इसे शायद गंभीरता से नहीं लिया और उधर हरियाणा सरकार भी पंजाब के किसानों के रास्ते को रोककर बैठी हुई थी। केंद्र को लगा होगा कि जब हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर बंद कर दिया गया है तो फिर किसान दिल्ली तक नहीं आ पाएंगे। लेकिन हरियाणा की खट्टर सरकार को किसानों के आगे घुटने टेकने पड़े और पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर को खोलना पड़ा। किसान अब पिछले 6 दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के किसानों का समर्थन भी इस आंदोलन को मिल गया है। मोदी सरकार के कृषि मंत्री ने यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर ने पहले 3 दिसंबर को किसानों को वार्ता के लिए बुलाया था, लेकिन यहां साफ नजर आ रहा है दामिनी की केंद्र सरकार अब दबाव में है और 2 दिन पहले यानी 1 दिसंबर को ही किसानों के साथ बैठक के लिए वो राजी हो गई। किसान आंदोलन के दबाव का ही असर था दामिनी की पीएम मोदी को अपने मन की बात में किसानों की चर्चा करनी पड़ी। और जब मोदी जी वाराणसी पहुंचे तब भी आपको याद होगा कि वाराणसी में मोदी जी देव दीपावली मनाने के लिए गए थे और वहां भी भाषण में उन्होंने किसानों का जिक्र किया। और कुल मिलाकर के हम देख रहे हैं कि सरकार ये बात साफ समझ रही है कि अगर किसान उससे छिटक गए यानी नाराज हो गए तो आने वाले समय में इसका खामियाजा मोदी सरकार को उठाना होगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्टर्स के 10 संगठनों ने सरकार को 2 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि जल्द से जल्द किसानों की समस्या का समाधान करें, वरना ट्रांसपोर्टर्स भी किसानों के साथ हो लेंगे। तो सरकार पूरी तरह से अब बैकफुट पर है दामिनी और किसानों से बातचीत कर रही है। धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी देने के लिए। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए आज मतदान हुआ। संक्रमण के दौर के बीच हुई इस मतदान के लिए राजनीतिक दलों ने ताकत तो पूरी लगाई, लेकिन पिछले चुनावों जैसा उत्साह इस बार नहीं दिखाई दिया। कई जगह बैलेट पेपर को लेकर भी समस्या रही। तो कैसा रहा निगम चुनाव का मतदान, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ग्रेटर हैदराबाद में नगर निगम की 150 सीटों के लिए आज मतदान संपन्न हो गया है, लेकिन मतदान आज फीका फीका दिखाई दिया। संक्रमण को लेकर पहले से ही ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि मतदाता शायद पोलिंग बूथों पर बड़ी संख्या में ना पहुंचे। सुबह से ही मतदान की गति धीमी रही। शुरुआती 4 घंटों में सिर्फ 8.90% लोग ही वोट डालने पहुंचे। इसके बाद
रात मतदान में कुछ तेजी देखने को मिली। 36% लोगों ने वोट डाले। सुबह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी.के. रेड्डी ने वोट डाला और लोगों से अपील की कि पहले वोट डालें, उसके बाद सरकार से शिकवे और शिकायतें जो भी हों वो करें। AIMIM भी इस चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरी। AIMIM चीफ ने वोट डाला और वोट डालने के बाद उन्होंने हैदराबाद के लोगों से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट देने की अपील की। इस बीच मतदान को लेकर कई स्थानों पर शिकायतें भी मिली। 69 पोलिंग बूथों पर पहुंचे बैलेट पेपर में CPM का सिंबल ही गायब था, जिसके बाद इन पोलिंग बूथों पर मतदान रद्द कर दिया गया। कम मतदान ने सभी राजनीतिक दलों के समीकरणों को बिगाड़ दिया है। अब ये कम मतदान किस पर भारी पड़ेगा, ये 4 दिसंबर को होने वाली काउंटिंग में सामने आएगा। मतदान के बाद TRS, BJP और AIMIM की ओर से अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद निगम चुनाव के लिए मतदान हो चुका है और अब सबकी नजरें 4 नवंबर को होने वाली काउंटिंग पर है। चुनाव में बीजेपी की ओर से धार्मिक कार्ड जमकर खेला गया, लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन ने बीजेपी को धर्म की राजनीति में फंसा दिया है। हेमंत सोरेन के आदिवासी कार्ड के आगे बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि वो हेमंत सरकार के फैसले का विरोध करे या समर्थन। तो सोरेन ने कैसे फंसाया बीजेपी को, देखिए हमारी रिपोर्ट। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सरना आदिवासी धर्म कोड बिल लाकर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और हेमंत सरकार के इस बिल में बीजेपी फंस गई है। राज्य बीजेपी ने हेमंत सरकार के फैसले का समर्थन किया है और ये बिल विधानसभा से पास भी हो गया है, लेकिन बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व इस मुद्दे पर खामोश है। दूसरी ओर झारखंड बीजेपी के फैसले को लेकर संघ नाराज दिखाई दे रहा है। संघ पहले ही ये साफ कर चुका है कि आदिवासी हिंदू है, इसलिए उनके लिए अलग धर्म कोड की जरूरत नहीं है। लेकिन झारखंड में आदिवासियों की बड़ी आबादी है। बीजेपी को डर है यदि सरकार के बिल का वो विरोध करते हैं तो उन पर आदिवासी सम्मान के खिलाफ जाने का आरोप लगेगा। पहले ही राज्य में गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर अपनी सरकार गंवाने वाली बीजेपी अब ये मुसीबत उठाने को तैयार नहीं है, लेकिन उन्हें इस पूरे मामले में राजनीति दिखाई दे रही है। लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और झारखंड में आदिवासियों के बड़ा चेहरा कड़िया मुंडा का कहना है कि बीजेपी को आदिवासी विरोधी साबित करने की साजिश हो रही है। सरना धर्म कोड प्रायोजित राजनीति है। बीजेपी का मानना है कि झारखंड ने भले ही प्रस्ताव पास कर दिया हो, मगर ये उतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। बीजेपी का मानना है कि झारखंड ने भले ही प्रस्ताव पास कर दिया हो, मगर ये उतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। पूरे देश में आदिवासी हैं और झारखंड सरकार ने सिर्फ अपने प्रभाव क्षेत्र को देखते हुए सरना आदिवासी का प्रस्ताव पारित किया है, जबकि अन्य प्रदेशों में सरना कोड को लोग स्वीकार नहीं करेंगे। अब 2021 के लिए जनगणना का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। ऐसे में केंद्र सरकार को झारखंड विधानसभा से पास बिल पर जल्द ही कोई फैसला लेना होगा। झारखंड में बीजेपी जहां हेमंत सोरेन के चलाए गए चक्कर में फंसी हुई है, तो वहीं मध्य प्रदेश की राजनीति ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज की राजनीति के चक्कर में फंस गए हैं। ज्योतिरादित्य बीजेपी में गए तो थे सम्मान की तलाश में, लेकिन शिवराज सरकार में उन्हें सम्मान मिलता नहीं दिख रहा है, जिस पर कांग्रेस ने भी तंज कसा है। तो शिवराज ने क्या किया सिंधिया के साथ, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया परेशान है। उनकी परेशानी पहले तो उपचुनाव में उनके करीब 3 मंत्रियों की हार ने बढ़ाई और अब शिवराज सिंह चौहान भी सिंधिया को भाव नहीं दे रहे। उपचुनाव के बाद जैसे ही बीजेपी ने विधानसभा में 115 का आंकड़ा पार किया, बीजेपी के तेवर सिंधिया को लेकर बदलते बदलते दिखने लगे। 8 महीने से तो सिंधिया इसी इंतजार में है कि कब मोदी जी अपने कैबिनेट का विस्तार करेंगे और उन्हें मंत्री पद मिलेगा। सिंधिया को तो मंत्री पद नहीं मिला, लेकिन उनके 5 समर्थक जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री थी, उनके हाथ से कुर्सी जरूर चली गई। तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत मंत्री पद की शपथ लेने 6 महीने के अंदर चुनाव नहीं जीत पाए, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जबकि इमरती देवी, गिरिराज दंडोतिया और ऐदल सिंह कंसाना मंत्री होते हुए विधानसभा का चुनाव हार गए। अब सिंधिया चाहते हैं कि तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत जो चुनाव जीत चुके हैं, उन्हें शिवराज सिंह अपने मंत्रिमंडल में फिर से जगह दे दे। इसके साथ ही उनके समर्थकों को सरकार, निगमों और पार्टी संगठन में स्थान ले। सिंधिया भोपाल पहुंचे थे पूरे हनक के साथ। बीजेपी के बड़े नेताओं से पहले उन्होंने मुलाकात की और फिर सीएम शिवराज से मिलने पहुंचे, लेकिन इस मुलाकात से पहले शिवराज ने सिंधिया की जमकर बेइज्जती कर दी।
जी हाँ, शिवराज से मिलने पहुंचे सिंधिया को जमकर इंतजार करवाया। सिंधिया 40 मिनट तक इंतजार करते रहे। इसके बाद शिवराज से उनकी मुलाकात हुई और जो मुलाकात 45 मिनट चली थी वो 10 मिनट में खत्म हो गई। सिंधिया अपनी समर्थक 3 मंत्रियों की हार के बाद शिवराज कैबिनेट में अपनी समर्थकों की जगह दिलाना चाहते थे, लेकिन शिवराज शायद इसके लिए अब तैयार नहीं है। इसलिए तो सिंधिया जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में किसे रखना है ये सीएम का विशेष अधिकार है। शिवराज और सिंधिया की इस मुलाकात के बाद कांग्रेस को भी मौका मिल गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता नरेश तलूजा ने सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा, उसूलों पर आज आए तो टकराना जरूरी, बड़े बेआबरू होकर तेरे दर से निकले हम। शिवराज जी 40 मिनट इंतजार करवाने के बाद मिलने के लिए सिंधिया को सिर्फ 10 मिनट का वक्त दिया। कांग्रेस में लोगों से इंतजार करवाते थे सिंधिया, आखिर कितना सम्मान गिरवाओगे। सिंधिया की बात सुनने को अब शिवराज तैयार नहीं है, तो वहीं बिहार में बीजेपी अपने एक सहयोगी की बातें सुनने को तैयार नहीं है। बिहार के विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब बीजेपी और एलजेपी के रिश्तों में दरार आने लगी है। यही वजह है कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने एलजेपी को तवज्जो देने की बजाय अपने दिग्गज नेता को मैदान में उतार दिया। लेकिन अभी भी एलजेपी को लगता है कि पीएम साथ जरूर निभाएंगे। रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद से एलजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राज्य में तो पार्टी एनडीए से नाता तोड़ने के बाद हाशिए पर जा चुकी है, वहीं केंद्र में भी उम्मीद ना के बराबर है। पीएम मोदी की कैबिनेट में रामविलास पासवान की जगह अब कौन नेता लेगा, इसे लेकर संशय बरकरार है। लेकिन एलजेपी आस लगाए बैठी है। एलजेपी के प्रधान महासचिव अब्दुल खालिद का कहना है कि एलजेपी एनडीए में नमक की तरह है। पार्टी को देर सवेर पीएम मोदी की कैबिनेट में जगह जरूर मिलेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के दुनिया से जाने के बाद बिहार में राज्यसभा की खाली हुई सीट पर हो रहे चुनाव में बीजेपी की ओर से सुशील कुमार मोदी को उम्मीदवार बनाए जाने से पार्टी बेचैन है। लेकिन अब्दुल खालिद की माने तो बीजेपी के साथ उनकी पार्टी के रिश्ते पहले जैसे ही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले हमें राज्यसभा सीट देने का वादा किया था, लेकिन अब जबकि सुशील मोदी चुनाव मैदान में है, ये मुद्दा नहीं रहा। फिर भी बीजेपी के साथ पार्टी के रिश्तों को देखते हुए हमें उम्मीद है कि एलजेपी को जल्द या देर से ही सही केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व जरूर मिलेगा। अब्दुल खालिद ने कहा कि केंद्र की राजग सरकार में वर्तमान में सिर्फ एक गैर भाजपा मंत्री रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में रामदास अठावले हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक का जिक्र करते हुए खालिद ने कहा कि लोजपा बिहार की राजनीति में हमेशा से प्रासंगिक है। जब बीजेपी 2004 के लोकसभा चुनाव हार गई थी तो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने एलजेपी के महत्व का उल्लेख किया था। हम तब यूपीए का हिस्सा थे। जब हम 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में लौटे तो हमने एक साथ रहकर अच्छा काम किया। खालिद ने कहा कि एलजेपी ने 2014 में से 7 सीटों में से 6 और 2019 में 6 में से 6 सीटें जीती, इसलिए केंद्र में हमें पद जरूर दिया जाएगा। अब एलजेपी के नेता तो दावा ठोक रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या राज्यसभा की तरह बीजेपी कैबिनेट विस्तार में भी चिराग को चिंता में डालेगी। बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए एलजेपी ने पीएम